हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल फिनटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्सन टेक्नोलॉजीज के बारे में। सो इफ़ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी और इफ़ यू आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एन आई ओपनर फॉर यू। यहाँ पे हम बात करेंगे शेर खान की रिसर्च रिपोर्ट के बारे में। एंड द रीज़न इज़ कि इन्होंने रिसेंटली जो है तो मैनेजमेंट के साथ अभी चाय पे चर्चा की है, विच इज़ क्वाइट नॉट पॉसिबल फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स लाइक अस। तो हम लोग जा करके यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ चाय पे चर्चा नहीं कर पाते हैं, ये लोग जाके कर लेते हैं। तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि कंपनी का मैनेजमेंट जो है वो यहाँ पे बिजनेस को लेकर के क्या आउटलुक दे रहा है, यहाँ पे कंपनी को लेकर के क्या आउटलुक दे रहा है। तो उससे एक हमें एक आइडिया लग जाता है कि बिजनेस यहाँ पे अच्छा करेगा या नहीं। बट बिफोर दैट, कंपनी के बारे में जानने से पहले हमें यहाँ पे इंडस्ट्री को जान लेना चाहिए, बिकॉज कि अगर यहाँ पे इंडस्ट्री अच्छी कर रही है तो डेफिनेटली गधे घोड़े इस इंडस्ट्री में सभी अच्छा ही परफॉर्म करते हुए आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर इंडस्ट्री अच्छा नहीं कर रही है, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इवन फॉर द मार्केट लीडर कि वो वहाँ पे पैसा बना के दिखा दे। ठीक है, तो इंडस्ट्री में हेडविंड्स और टेलविंड्स दोनों का बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो फिलहाल हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इंडस्ट्री कैसे कार्य कर रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने मोदी जी के स्पीच में कई दफ़ा ये चीज़ सुना होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के हमारा देश जो है तो वर्ल्ड में मार्केट लीडर होना चाह रहा है। तो इस तरीके का स्टेटमेंट आना वो भी किसी भी कंट्री के लीडर की तरफ से, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। एंड यही रीज़न है कि आपको इस सेक्टर में जो है तो मेक इन इंडिया के तहत कई सारी पीएलआई स्कीम देखने को मिलेगी। एंड डिक्सन इज़ हैविंग ऑलमोस्ट आई थिंक 5 पीएलआई स्कीम का बेनिफिट यहाँ पे जो है तो डिक्सन के पास आपको देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली कंपनी ने आई थिंक 60 करोड़ का जो है तो पीएलआई इंसेंटिव्स भी रिसीव किया है थ्रू इट्स सब्सिडरी। वो हम आगे बाद में बात करेंगे। फिलहाल अगर हम इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री लगभग आपको 30% CAGR से ग्रो करती हुई देखने को मिल सकती है। और ये तो यहाँ पे इंडस्ट्री की ग्रोथ है, तो यानी कि यहाँ पे कुछ जो है तो इससे ज़्यादा भी ग्रो कर सकते हैं, कुछ यहाँ पे इससे कम में भी ग्रो करते हुए आपको देखने को मिल सकते हैं। एंड डिक्सन की अगर हम बात करें तो डिक्सन इज़ द मार्केट लीडर इन दिस सेक्टर। फिलहाल अगर हम लिस्टेड स्पेस में बात करें तो डेफिनेटली इट इज़ द मार्केट लीडर इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। बट डिक्सन के अलावा भी एक कंपनी है जो यहाँ पर डिक्सन से भी बड़ा रेवेन्यू जनरेट करती है, हालांकि वो मार्केट में लिस्टेड नहीं है। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के पास जो है तो फिलहाल एक ही ऑप्शन है, जो कि सेकेंड नंबर की कंपनी है, वो है डिक्सन टेक्नोलॉजी। बाकी आप लोग अगर इस इंडस्ट्री के बारे में इंटरेस्टेड है या आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है, देन दिस इज़ ये जो है तो आपके लिए सवाल है कि आप उस पहली कंपनी का नाम बताएं जो इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू में डिक्सन से भी बड़ा पैसा जो है तो EMS सेगमेंट से कमाती है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं आप उस कंपनी का नाम। लेट्स सी कि यहाँ पे कितने लोगों को उस कंपनी के बारे में पता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये तो इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्री के यहाँ पे कुछ रिस्क फैक्टर के भी बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको इस इंडस्ट्री में कुछ रिस्क फैक्टर भी देखने को मिलेगा, जिसमें से फिलहाल जो लॉकडाउन्स वगैरह हमें चाइना में देखने को मिल रहे थे, कोविड केसेस वगैरह देखने को मिल रहे थे, तो हम सब जानते हैं यहाँ पे चिप का जो है तो बहुत बड़ा सेक्टर जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो चाइना और ताइवान से आता है। और डिक्सन यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका सबसे बड़ा यहाँ पे जो कस्टमर बेस है वो यहाँ पे शाओमी है ना। MI के नाम से आप लोगों ने नाम सुना होगा, शाओमी। तो वो भी जो है तो चाइना से ही बिलोंग करता है। तो एक यहाँ पे एक रिस्क फैक्टर आपको देखने को मिलेगा। सेकंड रिस्क फैक्टर यहाँ पे देखने को मिलता है इंटरेस्ट रेट का बढ़ना। तो जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो आपको स्लो डाउन जो है इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, स्पेंडिंग में स्लो डाउन देखने को मिलेगी, जिसका एक रिस्क जो है इस इंडस्ट्री में बना रहता है। अब एक बार बात कर लेते हैं कंपनी के बारे में। तो एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूं। कंपनी जो है तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में यहाँ पे कार्य करती है, और उसमें भी अगर आप LED टीवी में देखेंगे तो 35% का मार्केट शेयर है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और लाइटनिंग मार्केट में भी इनका जो शेयर है वो लगभग 50% का है। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी जो है तो OEM और ODM मेजरली आपको यही दो वर्टिकल्स में जो है तो कंपनी कार्य करती हुई देखने को मिलेगी EMS में। और यहाँ पे OEM में इनका जो रेवेन्यू है, जो पोर्टफोलियो है, वो आप अगर देखेंगे तो 75% जो है यहाँ पे वो OEM से कंपनी जो है तो रेवेन्यू कमाती है। तो यानी कि ये जो 75% है ये OEM जो है तो एक लो मार्जिन वाला यहाँ पे बिजनेस होता है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग वाला होता है। आपको मैं यहाँ पे डिफरेंस बता देता हूँ कि OEM और ODM में क्या डिफरेंस होता है। वैसे वर्ड होते हैं 3, OEM, ODM और OBM। तो OEM क्या होता है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए कि मुझे एक घर बनवाना है।
अब घर में कहाँ पे किचन होगा, कहाँ पे हॉल होगा, है ना, और कहाँ पे हमारा गार्डन होगा, तो पूरे ज़मीन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने के लिए हम जाते हैं आर्किटेक्ट के पास। तो उससे क्या करते हैं कि हम लोग घर का एक नक्शा बनवाते हैं। तो ये होता है डिज़ाइनिंग। ये आता है आपका ओडीएम में। आप इसको इस एनालॉजी से समझ सकते हैं कि ये ओडीएम ये हो गया। अब घर का हमारे पास डिज़ाइन तैयार हो गया कि इस तरीके से यहाँ यहाँ पे ये चीज़ें बनेंगी। अब उसको बनाना है तो ये आता है ओईएम। यहाँ पे आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी भी आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो जो है तो लेबर वगैरह कलेक्ट करके और चीज़ें सामान ला करके वो फिर वहाँ पे उसको घर को जो है तो बना के आपको देता है। तो आप कुछ इस तरीके से इसकी एनालॉजी समझ सकते हैं। एक होता है ओबीएम, यहाँ पे ओन ब्रांड मैन्युफैक्चरिंग है, यानी आपका ब्रांड ही खुद है और आप ही अपने ब्रांड को वहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो मार्जिन जो है सबसे ज़्यादा आपको ओबीएम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो होता है तो मार्जिन थोड़े कम ओडीएम में होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आर्किटेक्ट को देखिए हफ्ता 10 दिन का टाइम लेता है, वो वहाँ पे आपको नक्शा बना के देता है, आपसे 1 लाख रुपए ले लेता है। डिपेंड करता है घर वगैरह में जो है तो शायद इतने ही लगते हों, और भी बड़ा अगर रेस्टोरेंट वगैरह या फिर कोई बड़े ऑफिस बिल्डिंग का डिज़ाइन हो तो वहाँ उनके पैसे और बढ़ जाते हैं। कहने का मतलब वहाँ पे मार्जिन बहुत है और सबसे कम मार्जिन होता है यहाँ पे ओईएम में। यही रीज़न है कि डिक्सन का जो मार्जिन है आप देखेंगे लगभग 3.5 से 4% के नियरली रहता है। बट कंपनी इज ट्राइंग कि ये जो है अपना ओडीएम का यहाँ पे जो शेयर है वो उसको थोड़ा सा बढ़ा सके रेवेन्यू में, ताकि इनके जो मार्जिन है वो इंप्रूव हो सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ओडीएम मार्जिन आर लाइकली, मतलब यहाँ पे 100 से 150 बीपीएस जो हैं वो ओईएम के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। अब जो यहाँ पे इनकी चाय पे चर्चा हुई है मैनेजमेंट के साथ, उसमें मैनेजमेंट का ये कहना है कि नियर टर्म में इनको जो है हेडविंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो Q3 में यहाँ पे आपको लोअर वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे और मार्केट इसीलिए इस चीज़ को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। आप देखेंगे रिसेंटली स्टॉक प्राइस लगभग 4600 तक गया था और वहाँ से करेक्ट भी हुआ तो लगभग 3700 तक स्टॉक प्राइस गिरा है। हालांकि आज के दिन हमें तेज़ी देखने को मिली है पिछले 1-2 दिन में, और करेंटली जो है तो लगभग 3900 के अराउंड स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है। इन्होंने अपने Q3 का जो इनका रेवेन्यू से मोबाइल से जो रेवेन्यू का गाइडेंस था उसको भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस था मोबाइल सेक्टर से तो वो था लगभग 4500 से लेकर के 5000 करोड़ के आसपास, और इसको इन्होंने रिड्यूस करके 4000 करोड़ से 4500 करोड़ कर दिया है। तो मार्केट ने इस चीज़ को भी यहाँ पे नेगेटिव लिया है और शेयर प्राइस में आपको नेगेटिविटी इस वजह से भी देखने को मिली है। बट द गुड थिंग इज कि मैनेजमेंट यहाँ पे कह रहा है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक देखने को मिल रही है अक्रॉस द, यहाँ पे वॉशिंग मशीन्स की बात करें, मोबाइल सिक्योरिटी सर्विलियंस वगैरह वगैरह, इनफैक्ट टीवी वगैरह में भी आपको जो है तो अच्छे ऑर्डर बुक देखने को मिल रहे हैं। और इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे मैनेजमेंट और ये जो रिसर्च रिपोर्ट है दोनों ही काफ़ी बुलिश है। हालांकि यहाँ पे लाइटनिंग डिवीज़न में भी जो वॉल्यूम्स हैं वो आपको थोड़े से लो देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे टीवी सेक्टर की बात करें तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर आप देखेंगे स्मार्ट टीवीज़ जो हैं काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं और मोस्टली आपको सारे के सारे टीवीज़ जो हैं वो गूगल एंड्रॉयड ही देखने को मिलेंगे। और रिसेंटली गूगल के साथ बहुत ही अच्छी डील जो है वो हमें डिक्सन के साथ देखने को मिलती है। एनुअली अगर हम बात करें तो 15 मिलियन टीवी सेट्स जो हैं हमारे यहाँ मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं, जिसमें से 9.5 मिलियन जो हैं तो वो गूगल एंड्रॉयड टीवी हैं, और उसमें से डिक्सन जो है 3.6 मिलियन के वॉल्यूम्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। और इनके पास इतनी फैसिलिटी है, कैपेसिटी इनके पास फिलहाल इतनी है कि ये 5.9 मिलियन सेट्स भी गूगल के जो है तो मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। उसके लिए इनको कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे इंस्टॉलेशन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो टीवी के सेक्टर में हमने देखा कि यहाँ पे इनके पास अच्छे ऑर्डर बुक्स हैं। इनफैक्ट मोबाइल रेवेन्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे अभी तो ये 4 से 4.5 करोड़ का गाइडेंस दे रहे हैं, लेकिन 2024 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे इनका जो गाइडेंस है वो 8.5 से लेकर के 9,000 करोड़ का गाइडेंस है। यानी कि कंसिस्टेंट ग्रोथ जो है आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20-25% CAGR इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे चाइना में जिस तरीके से सप्लाई चेन इश्यूज हमें देखने को मिल रहे हैं तो एप्पल भी यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि जो प्रोडक्ट्स हैं उसके मेक इन इंडिया आईफोन जो है वो कर पाए। और डिक्सन जो है इस अपॉर्चुनिटी की पूरी तलाश में है कि ये एप्पल का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनको मिल जाए। तो ये डील अगर डिक्सन की इनके साथ हो जाती है, ऐसा मैनेजमेंट का कहना है, तो यहाँ पे इनके पास काफ़ी अच्छी डील जो है
वो आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कैपेक्स और पीएलआई स्कीम का। तो जो पीएलआई स्कीम का जो इंसेंटिव होता है उसका कुछ क्राइटेरिया रखा जाता है, कंपनी को उतना कुछ कैपेक्स करना रहता है और उस कैपेक्स करने के बाद कंपनी को उस सेक्टर से कुछ रेवेन्यू जनरेट करना रहता है, उसके बाद जो है तो गवर्नमेंट जो है जो इंसेंटिव है उसको अप्रूव करती है। तो फिलहाल गवर्नमेंट ने यहाँ पे 60 करोड़ का इंसेंटिव जो है अप्रूव कर लिया है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे 200 करोड़ का कैपेक्स, ये एक थ्रेशोल्ड था, इसको यहाँ पे कंपनी ने अचीव कर लिया है। अगला जो यहाँ पे पीएलआई स्कीम होगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जब कंपनी 6000 करोड़ का रेवेन्यू का जो मार्क है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट से, वहाँ पे ये जब अचीव कर लेंगे तो अगला जो है तो यहाँ पे पीएलआई स्कीम का बेनिफिट जो है वो डिक्सन को मिलता हुआ आपको देखने को मिलेगा। अदर देन दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी जो है तो फ्यूचर के लिए भी यहाँ पे कैपेक्स का गाइडेंस दे रखी है। यहाँ पे ये लगभग 330 करोड़ का जो है तो कैपेक्स आने वाले टाइम में करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कुछ ट्रेंड है हमारी कंट्री का, ये एक्सपोर्ट्स का यहाँ पे ट्रेंड है मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंटली जो है तो काफ़ी अच्छा शार्प आपको यहाँ पे राइज देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अगर मोबाइल फ़ोन के इंपोर्ट्स की बात करें तो वो भी हमारे देश में काफ़ी कम हो गया है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि स्टार्टिंग में कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो टारगेट है मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना, वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वर्ल्ड में नंबर 1 के पोजीशन में आना, तो कुछ उस टारगेट को यहाँ पे ये जो ट्रेंड है वो ये दिखा रहा है कि धीरे धीरे हमारा देश जो है उस टारगेट को अचीव करने की ओर अग्रसर है। कंपनी के अगर हम ईयर वाइज रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी और प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको यहाँ पे YoY बेसिस पर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है वो यहाँ पे मोबाइल फ़ोन से आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ भी आने वाले टाइम में ये जो है तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओवरऑल यहाँ पे इस रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से ये कहा गया है कि रेवेन्यू में आने वाले टाइम में यहाँ पे आपको 31% CAGR और प्रॉफिट में 47% CAGR से FY25 तक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये एक मिड कैप स्टॉक के लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से एक अच्छी ग्रोथ है अगर डिक्सन इस तरीके की ग्रोथ दिखाता है तो। कंपनी के अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो इसकी लिस्टिंग ही ऑलमोस्ट 60 के पी पर हुई थी और फिलहाल 1 से 1.5 साल में अगर हम बात करें तो हमेशा से ही ये स्टॉक जो है 100 के पी के ऊपर ही ट्रेड करता है। फिलहाल स्टॉक जो है अपने लोवेस्ट पी 1.5 साल की अगर हम बात करें तो 100 फिलहाल 101 का पी जो है तो इसका चल रहा है। मीडियन पी की अगर हम बात करें तो वो 70 का है और वो आई थिंक काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे आपको वो पी देखने को भी नहीं मिलेगा। ROC और ROE की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बेटर ये नंबर है। इनफैक्ट डेट टू इक्विटी थोड़ा बहुत डेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। डिविडेंड ये कंपनी एज सच यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करती है। कंपनी के यहाँ पे अगर हम ग्रोथ की बात करें तो सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हैं मोर देन 30% है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी आपको मोर देन 30% देखने को मिलेगा और वही इम्पैक्ट जो है आपको स्टॉक प्राइस में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल जो है मार्केट करेक्शन में यहाँ पे कई सारे मिड कैप स्टॉक्स जो है आपको अच्छे करेक्शन पर देखने को मिलेंगे। चार्ट पैटर्न पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1000 रुपये से इस स्टॉक ने ऑलमोस्ट जो है तो 5 टाइम्स रिटर्न्स जो है अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी कम समय में बना के दे दिए हैं। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है यहाँ से और भी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करने का, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंटली इसको होल्ड करना पड़ सकता है क्योंकि बहुत ही कम टाइम में यहाँ पे स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दे दिए हैं। अगर यहाँ पे वैल्यूएशन की बात करूँ मुझे लगता है 4000 के नीचे एक इस मतलब यहाँ पे एक अच्छी वैल्यू बाइंग बनती है और गलती से अगर ये स्टॉक आपको एक अच्छे सपोर्ट 3200 से 3400 के नियर अबाउट मिलता है तो यहाँ पे भी आप इस स्टॉक को फर्दर ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं आपको डिस्क्लेमर दे देना चाहूँगा कि कोई भी बाई या सेल जो है आप अपनी खुद की रिसर्च पर करें और डिस्क्लेमर ये भी है कि ये स्टॉक जो है मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट आपको कैसा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।